नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपको आज इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि YouTube चैनल पे आपको एम्स, नॉर्सेट, DSSB, ESIC, RRB, जिपमर, PGIमर, निम्हांस, BFUHS, GMCH, BHU, सफदरजंग नर्सिंग ऑफिसर, CHO, NHM, डॉक्टर RML, CNCI एंड RPSC, ठीक है, KPSC, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं नर्सिंग के, सभी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कराई जाती है। ठीक है, हर एक सिस्टम वाइज और MCQs भी कवर किए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है टेस्ट सीरीज़, जो कि आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। MSN की GI सिस्टम काफ़ी 2 से 3 वीडियो और भी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अभी इसकी MCQs की वीडियो है, एंड तक देखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों ध्यान देते हैं क्या लिखा है। द ईसोफेगस बिगिंस एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ। अब यहाँ पे ईसोफेगस की लोकेशन पूछी है कि जो ईसोफेगस है कहाँ से स्टार्ट होता है। अब लोअर बॉर्डर ऑफ, अब 4 ऑप्शन आपके सामने है और पूछा गया है इन 4 में से ऐसा कौन सा राइट ऑप्शन है जिसके लोअर बॉर्डर से ईसोफेगस बिगिन होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला है क्रिकॉइड कार्टिलेज, सेकंड है हाइलिन कार्टिलेज, एंड थर्ड इज फोर्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा, एंड फोर्थ इज सेकंड थोरेसिक वर्टेब्रा। जल्दी से इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आप देख सकते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं हम। द ईसोफेगस एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से ईसोफेगस जो है स्टार्ट होता है, और जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है उसकी लोकेशन क्या है? एट द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा। सर्वाइकल के 6 वर्टेब्रा से क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ईसोफेगस स्टार्ट होगा क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से टू द कार्डियक ओरिफिस ऑफ द स्टमक, और कहाँ पे एंड होगा? स्टमक के कार्डियक ओरिफिस। ठीक है, तो बना के दिखा देते हैं हम आपको एक इसका डायग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ईसोफेगस है, ठीक है, ये यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये है कार्डियक ओरिफिस। ठीक है, ये कार्डियक ओरिफिस है और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है। तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे कंप्लीट होता है ईसोफेगस। नेक्स्ट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज अ कंडीशन दैट अकर्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात हो रही है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, पेशेंट के अंदर में एक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसके वजह से पेशेंट लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाता, और वो काफ़ी ज़्यादा साइन शो करता है बॉडी में, जैसे कि लूज मोशंस, ठीक है, स्टमक पेन, ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी, डायरिया, ये सारे कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ही लैक्टोज इंटॉलरेंस क्रिएट होता है पेशेंट में। इसके लिए और पढ़ लेते हैं, जैसे कि इनएबिलिटी टू टॉलरेट द शुगर फाउंड इन डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट में जो शुगर होती है उसको बोलते हैं हम लैक्टोज। लैक्टोज शुगर होती है डेयरी प्रोडक्ट्स में। एज अ रिजल्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज की कमी की वजह से लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन क्रिएट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी एक्सेप्ट वन। यहाँ पे बोला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, उसमें से सारे जो ऑप्शन हैं उसमें वो फैक्टर्स होंगे जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बट एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो आपको इसमें से राइट आंसर देखना है क्या रहेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फियर, स्ट्रेस एंड विगोटमी। तो गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी को कौन इंक्रीज नहीं करता है?
नहीं करता है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपका राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं आगे। यहाँ पे बोला गया है फियर, एंगर, स्ट्रेस एंड विगोटमी पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी को। अब यहाँ पे जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन की बात हुई है, अगर बॉडी में एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो उसकी वजह से क्या होगा, पेरिस्टालसिस जो है डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड। एब्सेंस, यहाँ पे एब्सेंस बोला है, टोटली एब्सेंट है प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड इन द स्टमक, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्लोरिडिया। ठीक है, एक्लोराहाइडिया, एक्लोरहाइडिया। ठीक, रिपीट करेंगे एक बार, एक्लोरहाइडिया। ओके, तो नीचे थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं ज़रा। यहाँ पे बोल रखा है कि एक्लोरहाइडिया इज द एब्सेंस ऑफ HCl एंड द टर्म हाइपोक्लोरहाइड्रिया मीन्स डिक्रीज अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रिएशन। हाइपरक्लोरहाइड्रिया इज द हाई लेवल ऑफ एसिड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी क्लियर लिक्विड डाइट। अब क्लियर लिक्विड डाइट आपको बतानी है इन चार ऑप्शन में से, पास्चराइज्ड मिल्क, आइसक्रीम, प्लेन जेलेटिन्स एंड फ्रेश ऑरेंज जूस। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है प्लेन जेलेटिन्स। ठीक है, प्लेन जेलेटिन जो है आपका क्लियर लिक्विड डाइट कंसीडर किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पे बताया है कि मिल्क आइसक्रीम कंटेन्स द मिल्क एंड फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस आर नॉट कंसीडर टू क्लियर लिक्विड डाइट। प्लेन जेलेटिन, जिसे हम जेलो बोलते हैं, कैन बी गिवन टू द पेशेंट हु इज़ ऑन अ क्लियर लिक्विड डाइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड को लिया है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंजेक्शन, प्रोपल्शन, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंजेक्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से, वेयर इज कार्डिक स्फिंक्टर लोकेटेड। अब कार्डिक स्फिंक्टर की बात पूछी गई है कि उसकी लोकेशन क्या है, लंग्स, लीवर, स्टमक एंड हार्ट। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है स्टमक। स्टमक में पहला जो स्फिंक्टर पड़ता है वो है कार्डिक स्फिंक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इनहेंस द डाइजेशन प्रोसेस इन द स्टमक इज सिक्रेटेड बाय। यहाँ पे HCl की बात पूछी गई है कि HCl का फॉर्मेशन कौन करता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन हैं, चीफ सेल्स, पेरिटल सेल्स, ग्लोबिन सेल्स, काइम सेल्स। तो आपको पता होना चाहिए, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, HCl का प्रोडक्शन करती हैं पेरिटल सेल्स। ठीक है, पेरिटल सेल्स जो होती है HCl का प्रोडक्शन करती हैं स्टमक में। द नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ स्टमक ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी के स्टमक की कैपेसिटी पूछी गई है कि कितने ml में कैपेसिटी होती है न्यूबॉर्न बेबी की। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 30 ml न्यूबॉर्न के स्टमक की कैपेसिटी होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको दिखा देते हैं, विच आर्टरी सप्लाई दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी स्टमक। स्टमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे जो ये पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कैरोटिड आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, सीलियाक आर्टरी एंड सिफेलिक आर्टरी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट इज प्री प्रोसीजरल प्रिपरेशन फॉर द सिग्मोइडोस्कोपी इज। प्री प्रोसीजर का मतलब है प्रोसीजर करने से पहले की जो प्रिपरेशन होती हैं। कौन से प्रोसीजर के लिए, सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एंडोस्कोप के थ्रू सिग्मोइड कोलोन को विजुलाइज करते हैं, और उसे करने से पहले कौन सी प्री प्रोसीजरल प्रिपरेशन करनी होगी, चार ऑप्शन में आपको बताना है। NPO,
एनीमा बिफोर द प्रोसीजर, इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब एंड आस्क अबाउट द आयोडीन एलर्जी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है एनीमा बिफोर द प्रोसीजर। Enema before the procedure help to clean the colon and NPO is required for upper GI procedure। आपका राइट आंसर अनीमा है, क्योंकि लोअर ट्रैक्ट का हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो वहाँ पे लोअर कोलोन जो है क्लीन होना चाहिए। और बात रही एनपीओ की, एनपीओ रिक्वायरमेंट जो है वो अपर जीआई प्रोसीजर्स के लिए होता है। इन दिस देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डाई, तो इस प्रोसीजर में डाई का यूज़ नहीं होता है दोस्तों। सो द क्वेश्चन रिलेटेड टू डाई एलर्जी इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल बबल साइन। ठीक है, आप इस साइन को नोट डाउन करें, डबल बबल साइन। ओके, डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिजीज़। अगर किसी एक्सरे में डबल बबल साइन आए हैं तो वो किस डिजीज़ का इंडिकेशन होगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस डिजीज़, ड्यूडनल एट्रेसिया, हर्शस्प्रुंग्स डिजीज़, एंट्रेकिया इसोफेजल फिस्टुला। आपका राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है पीजीआई चंडीगढ़ आरएमएल में, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। डबल बबल साइन जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस डिजीज़ में देखी जाती है। थोड़ा इसके बारे में डीप में पढ़ लेते हैं। रेडियोग्राफी शो दी डिस्टेंडेड स्टमक एंड डिस्टेंडेड ड्यूडनम। ड्यूडनम और स्टमक जो है रेडियोग्राफी में डिस्टेंशन शो होगी, एंड विच आर सेपरेटेड बाय द पाइलोरिक वाल्व एंड अ फाइंडिंग डिस्क्राइब एज द डबल बबल साइन। और उसी फाइन को जो फाइंडिंग है उसे डबल बबल साइन के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। ओके, क्योंकि स्टमक आप देख सकते हैं, ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है और ये क्या है आपको मैं नोट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे। दिस इज़ द स्टमक, ठीक है, और ये आपका है ज्यूडनम। ज्यूडनम, इसमें डिस्टेंशन हो जाएगी, इसमें डिस्टेंशन हो जाएगी, तो ये पहला और दूसरा डबल बबल शेप में हो जाएगा डिस्टेंशन की वजह से, जिसको हम डबल बबल साइन के तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन इमीडिएट पोस्ट गैस्ट्रोस्कोपी पीरियड विल बी। अब एक पेशेंट की इमीडिएटली पोस्ट गैस्ट्रोस्कोपी पीरियड है, मतलब एक पेशेंट का गैस्ट्रोस्कोपी हुआ है, गैस्ट्रोस्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक, ठीक है, तो इसी में पूछा है जो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहने वाला है पेशेंट का इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर वो क्या रहेगा? एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, assess the gag reflex prior to administration of the fluids, administer ordered fluid and drugs and replace the NG drainage every 2 hourly। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बोला गया है आपको गैग रिफ्लेक्स जो है असेस करना होगा फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने से पहले। ओके, तो थोड़ा डीप में जान लेते हैं। गैग रिफ्लेक्स असेसमेंट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इज द प्रायोरिटी nursing intervention and usually these patients are conscious and not have any respiratory difficulty। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं गैस्ट्रोस्कोपी के, वो पेशेंट जो हैं कॉन्शियस होते हैं और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी भी नहीं होती है इन पेशेंट्स में, ठीक है। तो इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जो कि एक रिपीटेड क्वेश्चन है एम्स भुवनेश्वर का 2017 का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेस्ट डिसइंफेक्टेंट फॉर द एंडोस्कोप। अब एंडोस्कोप के लिए जो सबसे बेस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है वो कौन सा है? हाइपोक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाडिहाइड एंड क्लोरहेक्सिडिन। आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूटर एल्डिहाइड, जिसको हम हॉस्पिटल में साइडेक्स भी बोलते हैं। आपने सुना होगा हॉस्पिटल में साइडेक्स, तो साइडेक्स भी बोलते हैं। उसका केमिकल फार्मूला जो है ग्लूटर एल्डिहाइड है, जो कि एक बेस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है फॉर द एंडोस्कोप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो टर्म है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होती है
परेशानी होती है, ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, ठीक है, पेनफुल फील होता है, वो डिस्फेजिया टर्म है। अब इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन यूज़ नहीं करी जाएगी? 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो यूज़ किए जाते होंगे, लेकिन कोई एक है जो गलत लिखा होगा, आपको वही यहाँ पे देखना है। लेरिंजोस्कोपी चेक करेंगे कि डिस्फेजिया क्यों है, डिफ़िकल्टी क्यों है, मैनोमेट्री, बेरियम स्वेलो एंड कोलोनोस्कोपी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोलोनोस्कोपी का मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ कोलोन, बट यहाँ पे डिस्फेजिया की बात हो रही है कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में दर्द है। तो आप समझ रहे होंगे कि अपर जीआई सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोलोनोस्कोपी जो है लोअर जीआई सिस्टम का है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Colonoscopy is visual examination of entire large intestine using light, flexible and colonoscope, and it is not used to investigate the dysphagia which is associated with the upper GI. And barium swallow, esophageal manometry and laryngoscopy are used to investigate the dysphagia, as this procedure help in visualization of the upper GI structures. Okay, the next question is पोजीशन यूज्ड वाइल इंसर्ट दी एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते टाइम पे कौन सी पोजीशन यूज़ की जाएगी? सुपाइन, हाई फॉलर्स, लो फॉलर्स और थिपनिंग। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई फॉलर्स पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज हाई फॉलर्स पोजीशन फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ट्यूब ईजिली, सो इट इज़ द इंडिकेटेड पोजीशन। द नेक्स्ट इज नर्स इज़ अबाउट टू इंसर्ट दी राइल्स ट्यूब। अब एक नर्स है जो पेशेंट को राइल्स ट्यूब इंसर्ट करने जा रही है, एंड बिफोर दिस एक्ट, ये करने से पहले शी मस्ट बी अवेयर, ओके, शी मस्ट बी अवेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इंसीजर टीथ एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि उसको पता होना चाहिए कि इंसीजर टीथ से लेकर गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 30, 40, 50 एंड 60 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर एवरेज है। मेजरमेंट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवील्स द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द इंसीजर टीथ टू गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन to be 38 to 40 centimeter in the men and 36 to 38 centimeter in the woman, and 40 centimeter is the closest answer to both ranges. Okay, the next question is a 45-year-old male patient is on total parenteral nutrition. 45-year-old male patient जो total parenteral nutrition पे है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट TPN पे है तो उस पेशेंट का जो इम्पॉर्टेंट असेसमेंट है क्या रहेगा, यहाँ पे ये पूछा गया है। असेस द बाउल साउंड, असेस द पेरिफेरल IV साइट फॉर एक्स्ट्रावेसिकल इंजरी, confirmation that the tube is in the stomach, and fluid and electrolyte monitoring. आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करना होगा अगर पेशेंट को TPN चल रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज़ अ मैथड ऑफ फीडिंग दैट बाईपास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बाईपास GI ट्रैक्ट में हम TPN देते हैं, एंड फ्लूइड एंड गिवन इनटू द वेन टू प्रोवाइड द मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड बॉडी नीड्स। Because of the nutritional of TPN, it is important to monitor the client fluid status, electrolyte and blood glucose and weight. अगर पेशेंट को TPN चल रहा है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस, इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, ब्लड ग्लूकोज, साथ ही साथ वेट डेली चेक करें पेशेंट का और मॉनिटर करें। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट सीरम बिलीरुबिन। यहाँ पे डायरेक्ट सीरम बिलीरुबिन की बात की गई है, उसकी रेंज क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.1 to 0.1 to 0.4 mg पर DL। आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट, वहाँ पे डायरेक्ट की बात करी थी, अब इनडायरेक्ट सीरम बिलीरुबिन की बात कर रहे हैं, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 0.2 to 0.8 ओके mg पर DL। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे? आपका ऑप्शन नंबर बी जो राइट है, सेलेडेंटाइटिस इज द राइट आंसर।
द नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की जो इन्फ्लामेशन होती है उसे हम बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। द नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द गम। द इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज नोन एज जिंजिवाइटिस। एंड ग्लोसाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस। Stone in salivary gland is known as cholelithiasis, mean the stone in the gallbladder. Coelolithiasis, stone in salivary gland. Nephrolithiasis, stone in the kidney. And xanthelasma, xanthelasma जो है एक आई डिसऑर्डर है, आई प्रॉब्लम है। The next is कैंकर सोर। कैंकर सोर ऑफ ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़। मुंह के अंदर ओरल जो है, ओरल कैविटी में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं उसमें कैंकर सोर्स का जो क्रिएशन होता है उसको हम बोलते हैं एप्थोस स्टोमेटाइटिस। एप्थोस स्टोमेटाइटिस, इसके बारे में हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आज की ये क्लास जो है ये ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आपको जीआई सिस्टम के और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो भी ये वीडियो है अपडेट टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही अदर प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।